पिताजी अभी तक वापस नहीं आए। श्रीमती झाओ ने बाहर आसमान की ओर देखा, उसे जल्दी वापस आना चाहिए। माँ, ये ले लो, मैं आज शहर गया था और बहुत सारी अच्छी चीजें खरीदी और मेरी मुलाकात एक फेरी वाले से भी हुई। किसी को लगेगा कि यह भारी नहीं था, लेकिन इसे प्राप्त करने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि अगर यह भारी नहीं होता तो यह वास्तव में अजीब होता। उसने ऊपर ढका हुआ कपड़ा उठाया और नीचे का सामान दिखाया। दा बाओ, जियो बाओ। कैप्टन झाओ ने कमरे में प्रवेश किया और देखा कि उसके दो पोते आए हैं। उसकी बूढ़ी औरत अभी भी अपने हाथ में चीजें पकड़े हुए है। बहुत ज्यादा। यह पिता और माता के प्रति सम्मान दिखाने के लिए है। पिताजी, यह शराब, मैंने सुना है कि इसका स्वाद अच्छा है। आपको इसे आजमाना चाहिए और देखना चाहिए कि यह कैसी है। अगर यह अच्छी है, तो अगली बार जब मुझे यह मिलेगी तो मैं आपके लिए कुछ और खरीदूंगा। शराब। कैप्टन झाओ के 3 बेटे थे, लेकिन उन्हें शराब खरीदने के लिए कोई दामाद नहीं था। अब उसकी बहू शराब लेकर आई थी और बोतलबंद शराब भी कम नहीं थी। ठीक है, मुझे इसका अच्छे से स्वाद चखना होगा। माँ, बाकी सामान तो आप निकाल सकती हैं। श्रीमती झाओ ने इन वस्तुओं को देखा और अंत में एक गहरी सांस ली और कहा, दोपहर के भोजन के लिए यहीं रुकें। अंडे केक, सफेद चीनी, तेल, नूडल्स, सफेद शराब। सबसे छोटे बेटे के जाने से पहले वो उनके लिए मांस के कई टुकड़े लाया था। इस वर्ष उपहार काफी बड़े थे। ठीक है, उसने कैप्टन झाओ को शराब की बोतल सौंपी और फिर उसे रखने के लिए टोकरी ले गई। श्रीमती झाओ ने अभी भी काफी प्रचुर मात्रा में दोपहर का भोजन बनाया, जिसमें पैनकेक, नमकीन पोर्क पैनकेक के साथ मसालेदार सरसों का साग और उबले अंडे कस्टर्ड शामिल थे। पुराने घर से लौटने के बाद यू जियाओक्सियाओ ने उन्हें झपकी लेने के लिए भेज दिया और फिर टेलीग्राम वापस अपने कमरे में ले गई। इसके बाद उसे महिला सहायक पात्र की मां से निपटना पड़ा। मदर यून ट्रेन से उतर गईं और काउंटी शहर के लिए बस ले ली और फिर काउंटी शहर से शहर तक दूसरी सवारी का इंतजार करने लगी। यह लगभग अंधेरा था। वह सीधे झाओ फैमिली विलेज टीम में नहीं गईं, बल्कि अपने परिचय पत्र के साथ एक गेस्ट हाउस में रुकी। शहर का गेस्ट हाउस बहुत ही अल्पविकसित था। मां यून ने बिना किसी परवाह के सहन किया और वहीं बस गईं। अगली सुबह वो खाने के लिए 2 बंस खरीदने के लिए सरकारी रेस्तरां में गई और झाओ फैमिली विलेज के लिए रास्ता पूछा। आधे रास्ते में उसे एक बैलगाड़ी का सामना करना पड़ा। मदर यून रास्ते के एक हिस्से में सवार होकर झाओ फैमिली विलेज टीम की ओर बढ़ रही थी, जैसा कि अन्य लोगों ने निर्देशित किया था। झाओ फैमिली विलेज टीम में प्रवेश करने के बाद उसे नहीं पता था कि शिक्षित युवा संस्थान कहाँ है। कॉमरेड, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि शिक्षित युवा संस्थान तक कैसे पहुँचें? शिक्षित युवा संस्थान, वहाँ पर, लगभग 7 या 8 मिनट की पैदल दूरी पर। 7 या 8 मिनट। उस व्यक्ति को धन्यवाद देने के बाद मदर यू ने अपना सामान उठाया और बताए अनुसार शिक्षित युवा संस्थान की ओर चल दी। शिक्षित युवा संस्थान में पहुंचने पर और यह देखने पर कि यह कितना सरल था, जियाओक्सियाओ कई वर्षों से यहाँ रह रहा था। माँ यूं एक पल के लिए झिझकी, फिर धक्का देकर गेट खोला और अंदर चली गईं। वहाँ कौन है? शिक्षित युवा वांग ने एक अजीब मध्यम आयु वर्ग की महिला कॉमरेड को अंदर आते देखा। उसके पहनावे से पता चलता है कि वो किसी टीम लीडर की पत्नी नहीं, बल्कि शहरी व्यक्ति लग रही थी। हेलो, मैं यून जियाओक्सियाओ की तलाश कर रहा हूँ। यून जियाओक्सियाओ, शिक्षित युवा यून की तलाश है। क्या शिक्षित युवा यून की पहले ही शादी हो चुकी थी? शिक्षित युवा यूं हमारे शिक्षित युवा संस्थान में नहीं रहता है। कॉमरेड, क्या आपको शिक्षित युवा यूं से कुछ चाहिए? आजकल संस्था में बची एकमात्र महिला शिक्षित युवा वांग और एक पुरुष शिक्षित युवा थे। अन्य सभी शिक्षित युवा शहर लौट आए थे। वे वहीं रुके रहे क्योंकि उन्हें घर पर ध्यान नहीं मिल रहा था और कॉलेज प्रवेश परीक्षा में असफल होने के बाद वे शहर वापस नहीं लौट पाए थे। अब शिक्षित युवा संस्थान में रहना अधिक विस्तृत था। वे मुर्गियां भी पाल सकते थे और खेती भी कर सकते थे। मैं यूं जियाओक्सियाओ की माँ हूँ। माँ, क्या वह जियाओक्सियाओ की शादी के बारे में नहीं जानती थी? वह नहीं हो सकता।
लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे शिक्षित युवा यून कभी घर नहीं लौटे। तो फिर मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ। सियाओ सियाओ वास्तव में यहाँ नहीं रहता था। मैं इसकी सराहना करूंगा। क्या मैं आपका सम्मानजनक उपनाम जान सकता हूँ? शिक्षित युवा वांग ने सरल परिचय दिया। मेरा उपनाम वांग है, आंटी। आप मुझे जियो वांग कह सकते हैं। शिक्षित युवा वांग को अच्छी तरह से पता था कि शिक्षित युवा यून उनके संस्थान में सबसे खूबसूरत महिला शिक्षित युवा थी, लेकिन अंत में उसने टीम लीडर के घर के सबसे छोटे बेटे से शादी की। शादी के बाद के कुछ दिन काफी सुखद थे। उनमें से किसी ने भी कभी खेतों में काम नहीं किया था। वे सभी घर पर रहकर बच्चों की देखभाल करते रहे। जियो वांग, तुम अभी तक शहर क्यों नहीं लौटे? यह पहले से ही 1978 था और अब शिक्षित युवा शहर लौट सकते थे। घर पर जगह नहीं है। शिक्षित युवा वांग के बड़े और छोटे भाई थे और घर केवल इतना बड़ा था, वहां सभी को बिठाने के लिए जगह नहीं थी। अब वो शिक्षित युवा संस्थान में रहते थे, जहां प्रत्येक व्यक्ति के पास बिना किसी भीड़ भाड़ के अपना कमरा था। शिक्षित युवा वांग इतने वर्षों तक ग्रामीण इलाकों में रहने के बाद अब गांव की कुछ पत्नियों के करीब आ गया था जो अक्सर खेतों में काम करती थीं। रास्ते में मदर युन को शिक्षित युवा वांग से कुछ जानकारी प्राप्त करने की आशा थी, लेकिन शिक्षित युवा वांग को लगा कि कुछ बातें ऐसी हैं जो शिक्षित युवा यून को स्वयं अपनी मां को बतानी चाहिए। वह सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति था। अंत में वे झाओ परिवार के घर के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। शिक्षित युवा वांग दरवाजा खटखटाने के लिए आगे बढ़े। यू जियाओक्सियाओ ने अभी अभी नाश्ता खत्म किया था और दोनों बच्चों के साथ पढ़ लिख रही थी। तभी उसने अचानक दस्तक सुनी। इस समय कौन हो सकता है? यह कौन हो सकता है? महिला सहायक पात्र का मायका। तुम दोनों पहले कमरे में वापस जाओ। जब तक मैं तुम्हें बाहर नहीं बुलाऊंगा, तुम्हें बाहर आने की इजाजत नहीं होगी। दा बाओ और जियो बाओ हैरान थे, लेकिन फिर भी आज्ञाकारी ढंग से अपनी किताबें और रूबिक क्यूब्स वापस अपने कमरे में ले गए। दोनों युवाओं को निपटाने के बाद युन जियाओक्सियाओ फिर दरवाजा खोलने गया। जिस क्षण से उसे पता चला कि महिला सहायक पात्र की मां आ रही है, युन जियाओक्सियाओ का दिल उसके मुंह में था। हालांकि उसने एक बार में एक ही कदम उठाने के बारे में सोचा था, लेकिन अगर वह महिला सहायक पात्र की मां के साथ वापस जाती, तो त्रासदी दोबारा हो सकती थी, और वह ऐसा नहीं होने देगी। शिक्षित युवा वांग, क्या आपको कुछ चाहिए? यू जियाओक्सियाओ ने शिक्षित युवा वांग को दरवाजे पर दस्तक देते हुए देखा। उसकी नजर उस व्यक्ति पर पड़ी जिसे वह लाया था। उसकी पोशाक को देख रही थी और महिला सहायक चरित्र की आंखों से समानता देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह व्यक्ति वास्तव में सहायक महिला पात्र की मां थी। आखिरकार वह व्यक्ति आ ही गया। सियाओक्सियाओ, मां युन ने सोचा था कि अपनी बेटी को देखने पर वह थकी हुई और बूढ़ी दिखाई देगी, लेकिन अब उसे व्यक्तिगत रूप से देखकर उसे कुछ गड़बड़ लगी। उसकी बेटी खिल गई थी, वह खूबसूरत थी, उसकी त्वचा गोरी थी और वह स्वस्थ दिखती थी। यह स्पष्ट था कि वह इन पिछले वर्षों में अच्छी तरह से रह रही थी। दरअसल रास्ते में उसे शक हो गया था कि उसकी बेटी की शादी हो गई है। अब इस ईंट के घर को देखकर उसका संदेह पक्का हो गया कि उसने सचमुच शादी कर ली है। फिर भी उसने अपने परिवार को किसी भी तरह से सूचित नहीं किया था। उसने अपने माता पिता को क्यों नहीं बताया, फिर भी उसे ग्रामीण इलाकों में भेजने पर नाराजगी थी। शिक्षित युवा वांग ने तनावपूर्ण माहौल को महसूस किया और जानता था कि मां और बेटी को शायद कई चीजों पर चर्चा करने की जरूरत है, इसलिए उसने जाने की योजना बनाई। शिक्षित युवाओं, मैं अब वापस जा रहा हूँ। मैं बातचीत के लिए किसी और समय आऊंगा। यू जियाओक्सियाओ ने जवाब में सिर हिलाया। कृपया पहले अंदर आएं। वे प्रवेश द्वार पर खड़े नहीं रह सके। लोग यह देखने के लिए पहले से ही अपनी गर्दनें झुका रहे थे कि क्या हो रहा है। मां यूं उसके पीछे पीछे अंदर गईं और देखा कि आंगन में ढेर सारे रास्ते हैं और आंगन के निचले भाग में कुछ पत्तागोभी लगी हुई हैं। यह पत्थर के रास्तों वाला एक ईंट और खपरेल का घर था, जो वास्तव में एक ग्रामीण क्षेत्र के लिए उल्लेखनीय था, लेकिन शहर के घरों के लिए अतुलनीय था। मैं तुम्हारे लिए थोड़ा पानी डालूंगा।
दाबाओ ने खिड़की से झांक कर देखा। उसकी माँ एक महिला कॉमरेड को एक पैकेज लेकर आ रही थी। उसे नहीं पता था कि यह महिला कॉमरेड कौन थी। जियो बाओ और भी अधिक भ्रमित था। कमरा अंदर से बहुत साफ था। कुछ चाय के कप बाहर निकाले गए और एक कप पानी डालने के बाद उसने एक टी बैग अंदर छोड़ दिया और उसे ले आई। सियाओ, क्या तुमने शादी कर ली? हालांकि उसने अपने दामाद को नहीं देखा था, फिर भी एक महिला अकेले इतना बड़ा ईंट का घर नहीं खरीद सकती थी। इसके अलावा उसके हाथ और त्वचा ने उसे बताया, एक माँ, कि उसकी बेटी की शादी हो गई है और कोई उसकी देखभाल कर रहा है। हाँ, मेरी शादी हो गई है और इसीलिए जब आपने मुझे वापस आने के लिए लिखा, तो मैंने अभी वापस लौटने की योजना नहीं बनाई थी। अपनी छोटी बेटी को यह स्वीकार करते हुए देखकर कि वह शादीशुदा है, बिना कोई पत्र भेजे, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वह वापस नहीं जाना चाहती थी? माँ यून को शायद ही इस बात पर विश्वास हो कि वह नाजुक युवा बेटी शहर लौटने के बजाय ग्रामीण इलाकों में रहना पसंद करेगी। वह आदमी संभवतः कितना अच्छा हो सकता है। क्या आप जीवन भर यहीं रहना चाहते हैं? माँ यून ने थोड़ी सी नाराजगी जताई। यह घर ईंट और खपरल से बना था, लेकिन बरसात के दिनों में बाहर जाना बहुत असुविधाजनक था और खरीदारी करने में भी असुविधा होती थी। साथ ही खेतों में काम करके काम के अंक अर्जित करने पड़ते थे। उसे ऐसा ही जीवन जीना जारी रखना था। अब जब देश खुल गया है, सुधार हुआ है और खुल गया है, तो मैं हमेशा के लिए ग्रामीण इलाकों में क्यों रहूंगा? इसमें सुधार हुआ और खुल गया, लेकिन खरीदारी के लिए अभी भी कूपन की आवश्यकता होती है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में आप उन्हें कहां से प्राप्त कर सकते हैं? आपकी शादी को कितने साल हो गए? माँ युन ने अपना गुस्सा रोक लिया। यह फूटने का सही समय नहीं था, पहले मनाना बेहतर होगा। उसका दिल और भी अधिक परेशान था। उसे उस समय बूढ़े व्यक्ति की बात कभी नहीं सुननी चाहिए थी। अपनी बेटी को उसके स्वभाव को समायोजित करने के लिए ग्रामीण इलाकों में भेजना चाहिए था। जिस साल मैं ग्रामीण इलाके में आई, उसी साल मेरी शादी हो गई। आप जानते हैं, मैं खेती करके अपना भरण पोषण नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने शादी की। मेरे पति मेरे लिए अच्छे रहे हैं। शादी के बाद हम मुख्य परिवार से अलग हो गए। उन्होंने मेरे लिए यह ईंट और खपरल का घर बनाया। पिछले कुछ वर्षों से मैंने खेतों में काम नहीं किया है, अन्यथा मैं इतनी जवान कैसे दिखती। विवाहित, और उसने इसे हमेशा छिपाकर रखा था। बच्चे कहाँ हैं? माँ यून बहुत शांत लग रही थी, लेकिन उनकी भावनाएं काफी जटिल थीं। 6 वर्ष, सिर्फ 1 या 2 साल नहीं। उसकी छोटी बेटी के ग्रामीण इलाकों में जाने के 1 साल बाद उसके छोटे बेटे ने उसकी वापसी के लिए वित्तपोषण का प्रस्ताव रखा। लेकिन सबसे बुजुर्ग दंपत्ति झिझक रहे थे और भुगतान करने को तैयार नहीं थे, इसलिए मामले को अस्थायी रूप से रोक दिया गया। 4 बच्चों में से केवल सबसे छोटी बेटी को ग्रामीण इलाकों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह इस बेटी का ऋणी थी। यही कारण था कि माँ युन को अपनी छोटी बेटी के प्रति दोषी महसूस हुआ। पहले तो वह हर महीने चीजें भेजती थी, फिर हर 2 महीने में एक बार, फिर हर 3 महीने में एक बार। कमरे में खेल रहा हूँ। खेलना। कोई आवाज नहीं सुनी, लेकिन उसे लगा जैसे बच्चों के कपड़े छत के नीचे लटक रहे हों। आपके पति कहाँ हैं? माँ यून इस भावी दामाद से मिलना चाहती थी और उसे पता नहीं था कि वह कैसा दिखता है। लेकिन मदर यून को यह भी एहसास हुआ कि ग्रामीण युवा सांवली त्वचा वाले, शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, लेकिन सभी खेतों में काम के अंक अर्जित करने पर निर्भर होते हैं। वह घर पर नहीं, बहुत दूर चला गया है। बहुत दूर चला गया। वह घर पर क्यों नहीं है? बच्चों को यहाँ लाओ, मैं देखता हूँ। इस विनम्र और दूर की बेटी का सामना करते हुए माँ यून को कुछ असहजता महसूस हुई, क्योंकि वह सबसे छोटी थी और मीठी मीठी बातें करने वाली थी, और वह अभी भी इस बेटी से प्यार करती थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे वह माँ एक परिचित अजनबी थी। वे आपस में घनिष्ठ माँ बेटी हुआ करती थी। बेटी उनके प्रति रोंगटे खड़े कर देने वाली हरकतें करती थी, लेकिन अब हालात बदल गए थे। तो फिर थोड़ी देर बैठो, मैं जाकर उन्हें बुलाता हूँ। इतना विनम्र होने की आवश्यकता है। एक बार माँ यूं को उम्मीद थी कि उनकी बेटी अधिक विनम्र होगी, लेकिन अब उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं रही।
वह चाहती थी कि उनकी बेटी पहले की तरह खुशी खुशी अपनी माँ को बुलाए। दा बाओ, जियो बाओ, थोड़ी देर के लिए बाहर आओ। दोनों बच्चे जल्दी से नीचे आए और उन्हें मुख्य कमरे में ले आए। यह आपकी दादी हैं, नमस्ते कहो। परिचय हल्का, गर्मजोशी से रहित, बहुत शांत था। माँ युन ने फिर दोनों बच्चों को देखा, एक बड़ा, एक छोटा, दोनों काफी अच्छे दिख रहे थे, गोरी त्वचा, उनके कपड़ों पर कोई दाग नहीं था, छोटा बच्चा गोल मटोल और गोरा था। वे सबसे बड़े घर के दो पोतों की तुलना में बेहतर पोषित लग रहे थे। और बेहतर दिखने वाला। हेलो दादी, हेलो दादी। दोनों बच्चे थोड़े संकोची थे, लेकिन वे जानते थे कि दादी उनकी माँ की माँ हैं। अच्छा अच्छा, आपके नाम क्या हैं? मेरा नाम दाबाओ है। मेरा नाम जियो बाओ है। दाबाओ, जियो बाओ। दूसरी तरफ, श्रीमती झाओ ने सुना कि एक महिला कॉमरेड लाओसन की पत्नी के घर गई थी। इसके अलावा, उन्होंने एक महिला कैडर की तरह कपड़े पहने और अपने साथ एक बैग रखा। श्रीमती झाओ को पता था कि लाओसन की पत्नी एक शिक्षित युवा थी जो ग्रामीण इलाकों में चली गई थी, और अब जब उसकी शादी झाओ परिवार में हो गई थी, तो वह केवल झाओ रिश्तेदारों को जानती थी। अभी भी कुछ चिंतित थी, उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और यहाँ की स्थिति की जांच करने के लिए आई। एक महिला कैडर, क्या यह लाओसन की पत्नी का मायका परिवार हो सकता है? यह सोचते हुए कि पिछले कुछ वर्षों में लाओसन की पत्नी के मायके परिवार ने हमेशा उसे पार्सल और पैसे भेजे थे, उसने महसूस किया कि उसे स्वयं जाकर देखना चाहिए। पहुंचने पर उसने आंगन का बंद दरवाजा देखा और खटखटाया। लाओसन की पत्नी, माँ, दरवाजा बंद नहीं है, अंदर आ जाओ। श्रीमती झाओ ने दरवाजे को धक्का देकर खोला और हॉल के अंदर एक महिला कॉमरेड को बैठे देखा, जो लाओसन की पत्नी से मिलती जुलती थी। दरअसल, वह एक महिला कैडर की तरह लग रही थी। सास, सियाओ सियाओ, यह कौन है? माँ यून ने अपनी छोटी बेटी को उस ग्रामीण महिला को माँ कहते हुए सुना, जो अंदर आई थी। उसे एहसास हुआ कि भले ही वह इतने लंबे समय से यहाँ थी, उसकी बेटी ने एक बार भी उसे माँ नहीं कहा था। उसके मुंह में खट्टा स्वाद फैल गया। ये मेरी सास हैं। सियाओ ने श्रीमती झाओ से माँ युन का परिचय कराया, यह मेरी माँ हैं। अभी अभी उसने अपना परिचय देते समय उसे मॉम कहा था। श्रीमती झाओ ने तुरंत मुस्कुराकर अभिवादन किया, नमस्कार सासू माँ। दोनों सास बहू, जो शादी के दौरान नहीं मिली थीं, कई साल बीत जाने के बाद पहली बार मिल रही थीं। उस समय महिला सहायक पात्रा भी अपने परिवार से नाराज थी और उसने झूठ बोला था कि उसके मायके परिवार के पास आने का समय नहीं था। जब शिक्षित युवाओं की शादी हुई तो टीम में इस तरह की स्थितियां आम थीं, न तो मायका परिवार और न ही ससुराल वाले शामिल हुए। इस प्रकार टीम लीडर झाओ को कोई संदेह नहीं था। माँ यून को संभावित ससुराल वाले के रूप में अपने सामने वाला व्यक्ति पसंद नहीं आया। फिर भी उसकी बेटी ने दूसरे के बेटे से शादी कर ली थी और 2 बच्चों को भी जन्म दिया था। हेलो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। श्रीमती झाओ ने तुरंत देखा कि सास उन्हें पसंद नहीं करती थी। यह समझ में आता था, वह शहर से थी और वह देहात से थी। माँ, कृपया बैठो। श्रीमती झाओ आ गई थी और निश्चित रूप से अभिवादन नहीं करेगी और तुरंत चली जाएंगी। लाओसन की पत्नी, तुम रुको और अपनी माँ के साथ बातें करो। मैं पकाने के लिए कुछ मांस ले आता हूँ। ठीक है, सियाओ ने दाबाओ से कहा, दादी को मांस लाने के लिए ले जाओ। वे चले गए और अचानक हॉल में केवल 3 पीढ़ियां बची थीं। क्या दाबाओ स्कूल जा रहे हैं? सियाओ ने महिला सहायक पात्र की मां की ओर देखा और उत्तर दिया, नहीं, ग्रामीण इलाकों में कोई किंडरगार्टन नहीं है। माँ हमें पढ़ना सिखाती है। जियो बाओ एक छोटे से स्टूल पर आज्ञाकारी ढंग से बैठे और हस्तक्षेप किया। बच्चों को साक्षरता सिखाना, क्या वे स्थिर बैठ सकते हैं? इस बार उसके आगमन पर माँ यू ने तुरंत देखा कि उसकी छोटी बेटी परिपक्व और स्थिर हो गई थी। वह इतनी बदल गई थी कि उसे लगभग संदेह हो गया था कि वह वही व्यक्ति है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखाया है? क्या तुम दादी को इसके बारे में बता सकते हो? जियो बाओ ने बिना डरे कहा, माँ हमें लिखना,
किताबें याद करना और कविताएं सुनाना सिखाती हैं। मैं 100 परिवार के उपनाम भी सुना सकता हूँ। यह कहने के बाद उन्होंने 100 फैमिली उपनामों का उच्चारण करना शुरू किया। झाओ कियान सुन ली, झो वु झेंग वांग, फैंग चेन छू बेई, जियांग शेन हान यांग, झू किन यू जू। महज कुछ साल का बच्चा वास्तव में 100 परिवार उपनामों का उच्चारण कर सकता है। 2 बार कॉलेज प्रवेश परीक्षा की बहाली के बाद उसने इसमें भाग नहीं लिया। कॉलेज प्रवेश परीक्षा की समीक्षा करने और उसमें भाग लेने के बजाय छोटे बच्चों को पढ़ाने में ऊर्जा क्यों खर्च करें, जब तक वह शहर वापस नहीं लौटना चाहती। अभी भी द्वेष बरकरार है, लेकिन 6 साल हो गए। सबसे बड़ी शिकायत भी अब तक दूर हो जानी चाहिए थी, है ना? क्या उसे अपने परिवार की याद नहीं आती? आखिरकार वे 1 दशक से अधिक समय तक एक ही छत के नीचे रहे। चूंकि वह सबसे छोटी थी, इसलिए उसकी देखभाल के लिए उसके बड़े भाई बहन थे। ऐसा क्यों होगा? माँ, मुझे याद नहीं कि इसके बाद क्या होगा, लेकिन भाई को जरूर याद है। जियो बाओ जारी रखने में असमर्थ शर्म से मुस्कुराया। यूं जियाओक्सियाओ ने जियो बाओ के सिर पर हाथ फेरा। अगली बार हम इसे एक साथ याद करेंगे। जियो बाओ भी परेशान नहीं था। हाँ, अगली बार मैं निश्चित रूप से इसे अच्छी तरह से याद कर लूंगा और इसे पूरा सुनाऊंगा। दादी, मैं अभी भी 80 तक गिनती गिन सकता हूँ। माँ युन के सहमत होने या मना करने की प्रतीक्षा किए बिना जियो बाओ ने जोर जोर से गिनना शुरू कर दिया। वो काफी तेज था, बीच बीच में नहीं रुकता था। जियो बाओ कितने साल का है? 3 साल का। 3 साल का। मेरे पोते से छोटा है, फिर भी जब मेरा पोता गिनती करता है तो वो उतना तेज नहीं है। वो नर्सरी स्कूल में है, जबकि मेरा बड़ा पोता प्राथमिक स्कूल में है। दादी, मैं भी कविताएं सुना सकता हूँ। वो कविताएं भी सुना सकते थे। मैं अपना नाम भी लिख सकता हूँ। जियो बाओ पहले दादी से नहीं मिला था, लेकिन अब जब दादी आ गई है तो वो उनके सामने दिखावा करना चाहता है। युन जियाओक्सियाओ ने बेबसी से विशिष्ट बैग को देखा और माँ युन को प्रसन्न करने में खुशी का एक संकेत महसूस किया। बड़े भाई और दूसरे भाई कैसे हैं? माँ युन ने आह भरते हुए कहा, तुम्हारा दूसरा भाई लिव इन दामाद बन गया है। लिव इन दामाद बनने के लिए आजकल कोई भी स्वस्थ युवक जाकर लिव इन दामाद नहीं बनेगा। किताबें सहायक महिला पात्र के परिवार का बहुत संक्षेप में वर्णन करती हैं। आखिर वह टेलीग्राम किसने भेजा था? बड़े भाई और भाभी? यह वे नहीं हो सकते। सचमुच, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। आपने पहले कभी अपने पत्रों में इसका उल्लेख नहीं किया। यह शर्म की बात थी, तो हम इसके बारे में कैसे बात कर सकते थे? बताएं कि कैसे लाओएं ग्रामीण इलाकों में भेजे जाने से बचने के लिए लिव इन दामाद बनना पसंद करेगा। मेरे सबसे छोटे बेटे की हरकतों के कारण हम माता पिता को डर था कि उस अवधि के दौरान हम पर उंगली उठाई जा सकती है और हमारे बारे में बात की जा सकती है। दोनों भाभियों ने मेरे लिए कितने भतीजे भतीजियां जोड़ ली। आपकी सबसे बड़ी भाभी के 2 बेटे हैं और आपकी दूसरी भाभी की 2 बेटियां और 1 बेटा है। सबसे छोटा बेटा केवल कुछ महीने का है। क्या वे बेटे पैदा करने के इतने इच्छुक थे? फिर मेरे 3 भतीजे और 2 भतीजियां हैं। दूसरे भाई की नौकरी। माँ युन को पता था कि उसके ससुर एक सरकारी रेस्तरां में मुख्य शेफ थे। छोटे बेटे की संभावनाएं उसके ससुर पर निर्भर थीं। पहले वह एक सरकारी वेटर था, लेकिन अब वह खाना बनाना सीख रहा है और अपने ससुर के संरक्षण में रसोई में मदद कर रहा है। रसोई में सहायता करना, यह मुख्य शेफ के नेतृत्व में एक प्रशिक्षु की तरह है। एक प्रकार का अर्ध योग्य व्यक्ति। वेतन और लाभ मुख्य शेफ के बराबर नहीं है, लेकिन वे वेटर की तुलना में कुछ हद तक अधिक हैं। दूसरा भाई सचमुच खाना बनाना सीखने गया था। क्या ये 4 भाई बहन नहीं हैं? बड़ी बहन के बारे में क्या? तुम्हारी बड़ी बहन जानती थी कि मैं तुम्हें ढूंढने आ रहा हूँ, और उसने मुझसे तुम्हारे लिए कुछ चीजें लाने के लिए भी कहा था। महिला सहायक पात्र की बड़ी बहन के बारे में पुस्तक का वर्णन सिर्फ एक पंक्ति थी। वर्षों तक ग्रामीण इलाकों में रहा, फिर भी अपरिपक्व व्यवहार कर रहा हूँ। यह स्पष्ट था कि महिला सहायक पात्र की बड़ी बहन वास्तव में उसे पसंद नहीं करती थी।
क्या दूसरा भाई आप सबके साथ रहता है? नहीं, वो तुम्हारे ससुर के परिवार के साथ रहता है। क्या वह टेलीग्राम संभवतः सहायक महिला पात्र के दूसरे भाई द्वारा भेजा गया होगा? बड़े भाई का प्रमोशन हो गया है ना? माँ युन ने मुंह पर मुस्कान लाते हुए कहा, तुम्हारा बड़ा भाई अब एक वर्कशॉप टीम लीडर है। कार्यशाला टीम लीडर। युन जियाओक्सियाओ को अचानक किताब का एक कथानक याद आ गया, जहां महिला सहायक पात्र के शहर लौटने के तुरंत बाद उसका बड़ा भाई एक छोटी कार्यशाला का प्रमुख बन गया। अब जब वो महिला सहायक किरदार की जगह ले रही थी, तो वह शहर नहीं लौटी थी। कॉलेज प्रवेश परीक्षा की बहाली के साथ क्या हमारे परिवार में किसी ने भाग नहीं लिया? माँ यू ने सोचा कि कैसे उनके सभी बच्चों के पास नौकरी थी, लेकिन कोई भी कॉलेज शिक्षित नहीं था। मैंने मूल रूप से सोचा था कि आपकी बड़ी बहन कॉलेज प्रवेश परीक्षा देगी क्योंकि वह एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका है, लेकिन उसने परीक्षा नहीं दी, संभवतः क्योंकि वह उस समय गर्भवती थी। उससे तुम्हारे जीजाजी को 2 बेटे और एक बेटी पैदा हुई। मदर युन के विवरण के अनुसार महिला सहायक पात्र की मृत्यु के बाद उसके सभी भाई बहन अच्छी तरह से रहने में कामयाब रहे। दा बाओ कार्यशाला निदेशक बनेंगे। लाओए शेफ बन जाएगा। सबसे बड़ी बहन पढ़ाती रहेगी। क्या केवल महिला सहायक किरदार का अंत अच्छा नहीं होना चाहिए? यह सचमुच दुखद था। सियाओ, जब आपने शुरू में अपने पिता से बात की थी और ग्रामीण इलाकों में गए थे, तो आप कई वर्षों तक मुझसे मिलने नहीं आए। क्या अब भी आपके मन में कोई शिकायत है क्योंकि हमने आपको जाने से नहीं रोका? युन जियाओक्सियाओ की आंखें बदल गईं। मदर युन को देखने से पहले उसने सोचा था कि महिला सहायक पात्र के मात्र परिवार के सभी सदस्य स्वार्थी थे। उन्होंने महिला सहायक पात्र की मां से कुछ बातें सीखी और महसूस किया कि महिला सहायक पात्र शुरू में ग्रामीण इलाकों में जाने का एक और छिपा हुआ कारण था। अचानक उसे आश्चर्य हुआ, महिला सहायक पात्र का लाओए लिव इन दामाद क्यों बनेगा? महिला सहायक किरदार के भाई की पत्नी के साथ कोई विवाद था, इसलिए उसने उस भाभी को कुछ आंख की दवा देने का फैसला किया। वह मैं नहीं था जिसने ग्रामीण इलाकों में जाने के लिए साइन अप किया था, किसी ने साइन अप करने में मेरी मदद की थी। मैं जानता हूं कि आप और पिताजी मुझसे प्यार करते हैं। इसके अलावा हमारे परिवार में एक बहू की शादी होने के बाद भी मेरे लिए नौकरी खरीदने के लिए पैसे इकट्ठा करना अभी भी हमारे बस में था। क्या बेटी के देहात में चले जाने की बात ने इतना हंगामा मचा दिया कि बेटी इससे बचना चाहती थी और अपने ही आदमी से लड़ने लगी? यदि आपने ग्रामीण इलाकों में जाने के लिए साइन अप नहीं किया था, तो आपके लिए किसने साइन अप किया था? युन शियाओक्सियाओ ने मां युन की ओर मंद भाव से देखा। मेरे जाने के बाद जिसने भी अधिक लाभ उठाया वही हुआ। मैं उस समय भी आवेगी था। वर्षों से मुझे कभी कभी लगता था कि कुछ गलत है। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे मिलने नहीं जाना चाहता था, मुझे डर था कि कुछ लोग मुझे वापस नहीं चाहेंगे, क्योंकि मेरी वापसी उन्हें नागवार गुजर सकती है। मां युन की भावनाएं अचानक बहुत जटिल हो गईं। उनकी बेटी की बातों से उन्हें तुरंत सच्चाई का एहसास हो गया। सबसे छोटी बेटी घर छोड़कर चली गई, और सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ? यह स्पष्टतः सबसे बड़े बेटे का परिवार था। उस समय उनका सबसे बड़ा पोता सिर्फ 1 वर्ष से कम उम्र का था। सबसे छोटी बेटी के ग्रामीण इलाकों में चले जाने के कुछ ही समय बाद उन्होंने सुना कि लाओए लिव इन दामाद बनने जा रहा था, क्योंकि लड़की के परिवार में वह केवल एक बच्चे के रूप में थी। मुझे नहीं पता कि मैंने उसे कहाँ नाराज किया। शायद आप और पिताजी मेरे लिए बहुत अच्छे थे, जिससे वह असहज हो गई। युन जियाओक्सियाओ ने इसे मोटे तौर पर बिछाना जारी रखा। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि क्या आज उसके शब्द युन परिवार में परेशानी पैदा करेंगे, जिससे महिला सहायक चरित्र के मात्र पक्ष से देखने वालों का ध्यान कुछ समय के लिए उससे दूर हो जाएगा। कुछ लोग गुणी और उदार दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में वे कपटी और ठंडे दिल वाले होते हैं। मां यू की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। वे कहते हैं कि इसमें शामिल लोगों के लिए स्पष्ट रूप से देखना कठिन है, लेकिन पास खड़े लोग यह सब देखते हैं। अब उसने पीछे हटकर देखा तो उसे एहसास हुआ कि बड़े बेटे की पत्नी बहुत संदिग्ध थी। वह जियाओक्सियाओ की वापसी पर जोर देने के लिए इतनी उत्सुक क्यों थी?
क्या इसमें कोई साजिश शामिल हो सकती है? ऐसा प्रतीत होता है कि उसने सुना है कि कार्यशाला निदेशक का पद, जिस पर सबसे बड़ा बेटा था, पदोन्नति के लिए था, और इस पद के लिए दावेदार उसके नीचे के कई समूह नेता थे। बड़े बेटे की पत्नी क्या करना चाहती थी? वह बड़े बेटे की पदोन्नति के लिए जियाउक्सियाओ से शादी करने की योजना नहीं बना रही होगी। क्या वह ऐसा करेगी? माँ, जब दाबाओ ने दादी को मांस निकालते देखा तो वह व्यस्त हो गया। दादी, मुझे टोफू के 2 ब्लॉक के बदले डॉजी के घर जाने दो। हाँ, जियो बाओ को अपने साथ ले जाओ और दादाजी को भी रात के खाने पर बुलाओ। हाँ, मुख्य कमरे में केवल माँ और बेटी को छोड़कर दोनों बच्चे चले गए। सियाओ, तुमने तब क्यों नहीं समझाया? यूं जियाओक्सियाओ इत्मीनान से मुस्कुराया, मैंने समझाया था, लेकिन पिताजी ने नहीं सुनी, और वैसे भी यह मेरा स्थान था। जब मैं झाओ फैमिली विलेज में गया, तो इतनी कड़ी मेहनत कर रहा था कि मैं कई बार रोया, मेरे हाथ छालों से भरे हुए थे, चावल काटते समय मेरे पैरों में घाव हो गए थे, मुझे पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा था, आपने पार्सल और पैसे भेजे, लेकिन यह कभी भी पर्याप्त नहीं था। मैं अपने द्वारा अर्जित कार्य बिंदुओं के साथ खुद का समर्थन नहीं कर सकती थी, मैंने नदी में कूदकर लगभग आत्महत्या कर ली थी। गांव में गुंडे मेरा। आखिरकार मैंने एक ऐसे आदमी को चुना जो सुंदर था और एक ब्रिगेड लीडर का बेटा था। उसने मुझे आश्वासन दिया कि वह मुझे काम के लिए खेतों में काम नहीं करने देगा और कपड़े धोएगा, मेरे लिए खाना बनाएगा, शिकार करेगा, मछली पकड़ेगा और अब वह पैसे भी कमा सकता है। उसने हमेशा मुझे पूरे दिल से प्यार किया है, कभी नहीं बदला। माँ यूं का दिल तुरंत दुख गया। अपनी खूबसूरत बेटी के बारे में सोचते हुए वह एक अजीब जगह पर पहुंच गई है, एक जगह जहां गुंडे और बदमाश हैं, जो उसकी सुंदरता को देखकर निश्चित रूप से उसका फायदा उठाना चाहेंगे। बेटी के पास कोई विकल्प नहीं था, वह अपना भरण पोषण नहीं कर सकी और उसका परिवार उसे वापस शहर नहीं लाया। हर महीने उसे मेल की जाने वाली चीजें कम होती जा रही थीं, और सबसे बड़े बेटे की पत्नी ने कहा कि उनके लिए 2 बच्चों का पालन पोषण करना मुश्किल था और उन्होंने उनसे मदद मांगी। इसलिए शियाओक्सियाओ का एकमात्र विकल्प शादी करना, अपने पति से सुरक्षा मांगना और अब गुंडों द्वारा परेशान नहीं होना था। माँ यून पश्चाताप से भरी थी। वो अपने बड़े बेटे की पत्नी के गुप्त इरादों को कैसे नहीं समझ पाई। ओह, ऐसा इसलिए था क्योंकि जब सबसे बड़े बेटे की पत्नी की शादी उनके परिवार में हुई थी, तो वह बहुत समझदार थी और उसने उन्हें एक पोता भी दिया था, और वे तुरंत थोड़े पक्षपाती हो गए थे। सियाक्सियाओ माँ यून की आंखों में गहरा पश्चाताप कैसे नहीं देख सका। अब पछतावा बहुत देर से हुआ। महिला सहायक पात्र चली गई थी, और यदि वह नहीं भी गई थी, तो महिला सहायक पात्र का जो अंत हुआ, वो उसके जन्मदाता परिवार के कुछ दबाव के बिना नहीं हो सकता था। उसने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, नहीं तो मैं शायद आपकी बहन की तरह होती, माँ। सियाओक्सियाओ ने इन मामलों के बारे में इतनी उदासीनता से बात की, जैसे कि वे उसके बारे में नहीं, बल्कि किसी और के बारे में चिंतित हों। इससे माँ यून को और भी अधिक डैक हुआ। प्रारंभ में, जब वह ग्रामीण इलाकों में जाती थी, तो यह इतना अचानक होता था कि उसे और अधिक तैयारी करने का समय ही नहीं मिलता था। क्या तुम सच में मेरे साथ शहर वापस नहीं आना चाहते? माँ यून अपने देहाती दामाद को स्वीकार नहीं करना चाहती थी। अपनी बेटी से यह जानने के बाद भी कि दामाद इतने सालों तक उसका ख्याल रखता रहा है, फिर भी वह उसे पसंद नहीं करती थी। हाँ, मैं तुम्हारे साथ शहर वापस नहीं जाऊंगा। जहाँ तक शहर में जाने की बात है, यह भविष्य का मामला होगा। भले ही उसने प्रवेश परीक्षा दी हो, वह निश्चित रूप से उस शहर से दूर रहेगी जहाँ उसके रिश्तेदार रहते थे। यदि उसका परिवार षड्यंत्रकारी था, तो पास रहना मूर्खता होगी। माँ यूं का दिल पसीज गया। तुम्हारे बड़े और दूसरे भाई तुम्हें प्यार करते हैं, क्या तुम्हें उनकी याद नहीं आती? सियाओक्सियाओ ने उसे शांति से देखा, हो सकता है कि उन्होंने एक बार मुझसे प्यार किया हो, लेकिन जब उन्होंने अपना परिवार शुरू किया, तो उन्होंने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया। अन्यथा, मुझे विश्वास नहीं होता कि जब मैं ग्रामीण इलाकों में गया, तो उनमें से कुछ को अपने बिस्तर में कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन उन्होंने फिर भी बात नहीं की। उस पल, हमारा भाई बहन का रिश्ता टूट गया था।
उसे वास्तविकता का सामना करना पड़ा। उसे विश्वास नहीं था कि सबसे बड़े भाई ने बड़े बेटे की पत्नी की सूक्ष्म हरकतों पर ध्यान नहीं दिया। एक तरफ उसकी पत्नी थी, जो जीवन भर उसके साथ रही और उसके बच्चों को जन्म दिया, और दूसरी तरफ उसकी बहन थी जिससे वह 1 दशक से अधिक समय से प्यार करता था। लोग अक्सर अच्छी तरह जानते हैं कि क्या अधिक महत्वपूर्ण है। इन शब्दों पर मां यूं का दिल फिर से कस गया। यदि सचमुच बड़े बेटे की पत्नी इन चालों के पीछे थी, तो क्या बड़ा बेटा अनजान हो सकता था? यहाँ तक कि उनकी मां होने के नाते उन्हें भी इस पर विश्वास नहीं हुआ। यदि सबसे बड़े को पता था और वह अभी भी जियाक्सियाओ को ग्रामीण इलाकों में जाते हुए देखता था, यहाँ तक उसे परिवार के बाकी लोगों से भी दूर रखता था। और यदि वे एक जोड़े के रूप में लाओए को बाहर निकालने की कोशिश भी करते हैं, यह सोचकर मां युन को इसे स्वीकार करना और भी कठिन लगा। उसके बच्चे ऐसे लोग क्यों निकले? क्या सचमुच ऐसा हो सकता है कि बड़े होने के बाद उनमें बदलाव आ गया हो? जियाओक्सियाओ को मां युन की परेशानी की कोई परवाह नहीं थी। वे महिला सहायक पात्र के जन्मदाता परिवार थे, उसके नहीं। उन्होंने इसे आते हुए क्यों नहीं देखा? शायद उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। यह परिवार के किसी अन्य सदस्य की योजना थी, है ना? युन जियाओक्सियाओ ने फिर कहा, मैं अब बहुत अच्छा कर रही हूँ, इसलिए मैं आपके साथ वापस नहीं जाना चाहता। यदि आप जल्दी में नहीं हैं, तो आप कुछ और दिनों के लिए यहाँ रह सकते हैं। वो महिला सहायक पात्र नहीं है, महिला सहायक पात्र के मायके के प्रति उदासीन है। महिला सहायक पात्र का दुखद अंत कुछ हद तक उसके मायके परिवार से संबंधित है। अच्छी तरह से कर रही है। यह देहात है, शहर नहीं। क्या वह सचमुच जानती है? मां यून उसे मनाना चाहती थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि कैसे। घर पर कितने लोग वास्तव में उसकी वापसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं? मां यूं को भी नहीं पता था। लौटकर आया तो फिर क्या? सियाक्सियाओ को नौकरी खरीदें। क्या परिवार सहमत होगा? मुझे डर है कि लाओसन की पत्नी इसे फिर से रोक सकती है। दा बाओ और उनका परिवार अब घर के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्हें अपनी बेटी को वापस आने की अनुमति देने के लिए बाहर जाने दिया जाए। लेकिन यहाँ का क्या? कौन सा दामाद उसे जाने देगा? और दोनों पोते पोतियों को क्या ग्रामीण इलाकों में रहना जारी रखना चाहिए? अगर वो दोनों बच्चों को लेकर दोबारा शादी कर ले तो मुझे डर है कि उसके लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा। ये मामला बड़ा है, फिर भी उन्हें बच्चों के पिता से इस पर चर्चा करनी चाहिए। सियाओ, तुम्हें ध्यान से सोचने की जरूरत है। अगर तुम हमेशा के लिए ग्रामीण इलाकों में रहोगे, तो तुम कभी वापस नहीं लौट पाओगे। अब दा बाओ और जियो बाओ युवा हैं, लेकिन जब वे थोड़े बड़े हो जाएंगे और उन्हें स्कूल जाने की जरूरत होगी, तो तुम क्या करोगे? तुम्हें पता होना चाहिए कि ग्रामीण इलाकों में शिक्षा निश्चित रूप से शहर जितनी अच्छी नहीं है, और स्कूली शिक्षा में भी काफी पैसा खर्च होता है। मैं अभी आपके साथ शहर वापस नहीं जा रहा हूँ। इसका मतलब यह नहीं है कि हम बच्चों को स्कूली शिक्षा के लिए शहर नहीं ले जा सकते हैं। स्कूली शिक्षा स्थानीय नहीं होने के कारण आप वहां स्कूल नहीं जा सकते। जब तक आप अपने रास्ते में रिश्वत नहीं देते, लेकिन अगर आपके पास वास्तव में पैसा है, तो आप ग्रामीण इलाकों में नहीं रह रहे होंगे। यू जियाओक्सियाओ यह कहना चाहते थे कि आप किसी भी शहर में घर खरीद सकते हैं और पंजीकरण करा सकते हैं, क्योंकि आज भी घर खरीदने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन सामने वाले से इस बारे में चर्चा करने की उन्हें कोई जरूरत नहीं थी। भविष्य में बातचीत दुर्लभ होगी, मुश्किल से ही एक दूसरे को देखा जा सकेगा। जहां तक बच्चे के भरण पोषण की बात है, वो महिला सहायक पात्र के लिए वह सहायता प्रदान कर सकती थी, जब तक कि दोनों नंदें इतनी मोटी चमड़ी वाली न हों कि वे इसके लिए कह सकें। मां यून को सिरदर्द महसूस हुआ, सोच रही थी कि वो इतने लंबे समय तक कैसे मना सकती थी, फिर भी उसे समझाने में असफल रही। वो उसके साथ शहर वापस न जाने को लेकर व्याकुल थी। श्रीमती झाओ, हालांकि रसोई में खाना बना रही थी, फिर भी मुख्य कमरे में होने वाली गतिविधियों को उत्सुकता से सुन रही थीं। हालांकि उनकी आवाजें इतनी तेज नहीं थीं कि वो स्पष्ट रूप से सुन सके। लाओसन की पत्नी और उसकी बेटी वास्तव में शहरी लोग थीं,
जो बहुत धीरे धीरे बोलती थीं, उन ग्रामीण लोगों के विपरीत जो जोर से बोलते थे। क्या सास यहाँ लाओसन की पत्नी को अपने साथ शहर लौटने के लिए मनाने आई थी? ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? लाओसन की पत्नी के प्रति बहुत अच्छा था, और यह देखते हुए कि लाओसन की पत्नी ने लाओसन के 2 बच्चों को जन्म दिया है, यह सोचना असंभव था कि वह बच्चों को यूं ही छोड़ देगी, है ना? यह सोचकर श्रीमती झाओ हौंफने लगी। फिर उसने तुरंत अपने अनुमान का खंडन किया। यह नहीं होना चाहिए। यदि सास सचमुच असहमत होती, तो वह पैसे और टिकट क्यों भेजती रहती? वह लाओसन की पत्नी से मिलने ही आई होगी, निश्चित रूप से। दूसरी तरफ टोफू की अदला बदली करने के बाद दाबाओ और जियोबाओ हाथ में टोकरी लेकर टीम लीडर के कार्यालय की ओर बढ़े। कॉलेज प्रवेश परीक्षा की बहाली पर चर्चा हो रही थी, और उन्होंने भूमि ठेकेदारी या कुछ और के बारे में भी सुना था। टीम लीडर झाओ अन्य नेताओं के साथ इस मामले पर चर्चा कर रहे थे। भूमि के बंटवारे के बाद इससे उनका कार्यभार काफी कम हो जाएगा, लेकिन साथ ही इससे नेताओं की शक्तियां कम हो जाएंगी। दादाजी, दाबाओ, जियोबाओ, तुम्हें यहाँ क्या लाया है? दोनों भाइयों को पैच फ्री सूती कपड़े पहने हुए, अभी भी सूती जूते की एक जोड़ी पहने हुए देखकर, लेकिन दाबाओ अभी भी टोकरी क्यों ले जा रहा था? क्या ऐसा हो सकता है कि वह टीम लीडर के लिए खाना ला रहा हो? दादाजी, मेरी दादी आई हैं। क्या? प्रारंभ में टीम लीडर झाओ ने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। दाबाओ की दादी। अन्य अधिकारियों ने दाबाओ और जियो बाओ की ओर देखा। क्या शहर से आपकी दादी आ गई हैं? उन्होंने शिक्षित युवा युन के मात्र परिवार को कभी नहीं देखा था। जब शिक्षित युवा युन की शादी हुई, तब भी वह शिक्षित युवा संस्थान में थी। एजुकेटेड यूथ यून की शादी के वक्त उनकी तरफ से परिवार का एक भी सदस्य नहीं आया था। अब क्यों आए थे? यह काफी अजीब था। टीम लीडर, क्या हो रहा है यह देखने के लिए आपको दाबाओ और उनके पीछे चलना चाहिए। कैप्टन झाओ भी जल्दी से वापस लौटना चाहते थे और देखना चाहते थे कि वास्तव में स्थिति क्या है। लाओसन फिर से एक लंबी यात्रा पर गया था, और अब उस घर में केवल लाओसन की पत्नी 2 बच्चों के साथ थी। वांग लाओवो के साथ हुई घटना के कारण कोई भी लाओसन के घर में चोरी करने नहीं गया। ऐसा मत सोचो कि वह नहीं जानता था कि लाओसन गुप्त रूप से परेशानी पैदा करने के लिए वांग लाओवो के घर गया था, और यहाँ तक चेतावनी भी जारी की थी, जिसमें किसी को भी शिक्षित युवा युन के साथ हिसाब बराबर करने की हिम्मत दी गई थी। यदि ऐसा है, तो वह निश्चित रूप से अपनी वापसी पर वांग हेहुआ के बेटों में से एक का पैर तोड़ देगा। उसे इस बात का पता अनजाने में ही चल गया था। लाओसन ने ऐसा किया था, लेकिन शायद लाओसन की पत्नी को नहीं बताया था। उसने एक अच्छा काम किया था, फिर भी लाओसन की पत्नी को नहीं बताया। उसे कैसे स्थानांतरित करना चाहिए था। अब तक कई शिक्षित युवा अपने बच्चों को छोड़कर शहर लौट आए थे। लाओसन इस बारे में चिंतित नहीं था। अब उनकी ब्रिगेड में कितने पढ़े लिखे युवा बचे थे? मूल रूप से शिक्षित युवा संस्थान के कई कमरे शिक्षित युवाओं से भरे हुए थे, लेकिन अब केवल 2 ही बचे थे। तुम्हारी दादी यहाँ कितने समय से हैं? कुछ देर सोचने के बाद जियो बाओ ने कहा, हमें नाश्ता करने में ज्यादा देर नहीं हुई थी। माँ हमें पढ़ना सिखा रही थी, और जब वह आई तो हमने एक लेख लिखने का अभ्यास किया था। तो वह दोपहर के आसपास आ गई थी। क्या वह कल शहर आई थी और शहर के गेस्ट हाउस में रुकी थी? शहर का गेस्ट हाउस बहुत बड़ा नहीं था। दादी के बारे में क्या बुढ़िया ने इसके बारे में सुना था? क्या वह इसके बारे में सुनकर वहां गई थी? दादी घर पर खाना बना रही हैं। कैप्टन झाओ ने अपने पोते पोतियों के माध्यम से जांच जारी नहीं रखी। उसने उन्हें यह नहीं बताया था कि उनकी दादी उनकी मां को अपने साथ वापस ले जाने के लिए आई होंगी। इससे पहले लाओसन की पत्नी ने शहर लौटने की इच्छा को लेकर लाओसन के साथ हंगामा किया था, लेकिन लाओसन सहमत नहीं था। इस कारण से लाओसन कुछ समय के लिए छिपने के लिए भी भाग गया था। हाल ही में वे बार बार लाओसन के घर गए थे, लेकिन क्या उन्होंने लाओसन की पत्नी को शहर लौटने की इच्छा का उल्लेख नहीं सुना था? लेकिन अगर उसने बताया ही नहीं तो सास क्यों आई थी? क्या पहले लाओसन की पत्नी का इरादा केवल उन्हें स्थिर करने का था?
कैप्टन झाओ मदद नहीं कर सके, लेकिन उन्हें संदेह था कि यह मामला था। हालांकि उसने अभी भी सास को नहीं देखा था, न ही उसे पता था कि वह लाओसन की पत्नी को वापस शहर ले जाने के लिए आई थी या नहीं। माँ, हम वापस आ गए हैं। यार्ड में प्रवेश करने पर जियो बाओ यू जियाओक्सियाओ की ओर भागा। दादी, कैप्टन झाओ ने मुख्य कमरे में एक महिला कॉमरेड को भी बैठे देखा, जो कुछ हद तक लाओसन की पत्नी जैसी थी, लेकिन अपनी पत्नी से बहुत छोटी लग रही थी। शहरी लोग अपने ग्रामीण समकक्षों की तुलना में अधिक युवा दिखते हैं। सास जी, नमस्ते। माँ युन ने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर देखा जो अंदर आया था, जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष थी। दरअसल, ग्रामीण इलाकों में लोग जल्दी शादी कर लेते हैं, लेकिन एक टीम लीडर को भी पूरे साल खेतों में काम करना पड़ता है। हेलो, उसने शांत दूरी बनाए रखते हुए दूर के स्वर में कहा। कैप्टन झाओ ने तुरंत उसके प्रति उसके व्यवहार में विनम्रता पर ध्यान दिया। यह दा बाओ के दादाजी हैं। दा बाओ एक टोकरी लेकर रसोई में गए और कुछ टोफू ले आए। फिर वह मुख्य कक्ष की ओर भागा। दा बाओ, जियो बाओ, अपनी दादी से बात करो जबकि माँ रसोई में मदद करती है। अब जब हर कोई समान है, तो क्या आप सिर्फ इसलिए श्रेष्ठ महसूस करते हैं क्योंकि आप शहर से हैं? दरअसल, इस युग में ग्रामीण लोगों को लगता है कि शहरवासी उनकी पहुंच से बाहर हैं। इस बीच शहर के लोग ग्रामीण लोगों को हेय दृष्टि से देखते हैं, फिर भी ग्रामीण इलाकों से अच्छी चीजें लेने के लिए उत्सुक रहते हैं। यह कुछ हद तक आत्म विरोधाभासी लगता है, लेकिन यू शियाओक्सियाओ के लिए, चाहे वे ग्रामीण लोग हों या शहरी लोग, वे सभी इंसान थे। सभी लाल झंडे के नीचे पैदा हुए और वसंत की हवा में बड़े हुए। जनता में विश्वास है, राष्ट्र में शक्ति है, जातीयता में आशा है। एक ही तरह के लोगों के बीच वर्ग विभाजन क्यों होना चाहिए? ठीक है, युन शियाओक्सियाओ रसोई में मदद करने गई। लिविंग रूम तुरंत शांत हो गया, लेकिन कैप्टन झाओ फिर भी बातचीत के लिए विषय ढूंढने में कामयाब रहे। कोई भी वहां अजीब सी चुप्पी में नहीं बैठ सकता, है ना? सासू जी, नया साल आ रहा है, आपकी फैक्ट्री व्यस्त होगी, है ना? माँ यून ने उदासीनता से कहा, नए साल के आगमन के साथ कारखाने में वास्तव में बहुत काम है। जियाक्सियाओ के पिता भी आने वाले थे, लेकिन कारखाना बहुत व्यस्त है। यह सिर्फ विनम्र बातचीत है ना? शहरी लोग, ग्रामीण लोगों की तरह, बेटियों से अधिक बेटों को महत्व देते हैं। अगर बेटा होता तो वे उसे बहुत पहले ही शहर वापस ले आए होते। कॉलेज प्रवेश परीक्षा बहाल होने से पहले भी गांव में शिक्षित युवाओं के परिवार थे जिन्होंने उन युवाओं को शहर वापस लाने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने मंजूरी पर मोहर भी लगा दी थी और स्थिति से अवगत थे। कुछ ही दिनों में हमारे गांव में सुअर का वध होने वाला है। आपके लिए यहाँ आना आसान नहीं है, सासू माँ, इसलिए आपको कुछ दिन और रुकना चाहिए। माँ यून अधिक समय तक कहाँ रुक सकती थी? यह यात्रा समय निकालकर की गई थी, और उसकी बेटी एक के बाद एक आश्चर्य उसकी ओर आ रहा था। इतने सालों के बाद उसने उन्हें नहीं बताया था कि उसने ग्रामीण इलाके में शादी कर ली है और उसका एक बच्चा भी है। मैंने केवल कुछ दिनों की छुट्टी मांगी थी, मैं अधिक समय तक नहीं रह सकता। माँ यून ने अपने सामने बैठे टीम लीडर के बारे में सोचा, जिसने बताया कि वह इतना बातूनी क्यों था। उन दोनों ने रोजमर्रा के मुद्दों पर बातचीत की। कैप्टन झाओ लाओसन की पत्नी की पारिवारिक स्थिति के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, यह देखने के लिए कि क्या लाओसन की पत्नी अपनी मां के साथ शहर लौटेगी। इसका जिक्र तो करना ही था। दोनों के बीच वार पलटवार चलता रहा। रसोई घर में लाओसन की पत्नी, इस बार तुम्हारी मां कब तक रुक सकती है? वह कब तक रह सकती है? वह वास्तव में नहीं जानती थी, लेकिन जब तक वह कुछ समय के लिए शहर वापस न लौटने की जिद करती और महिला सहायक पात्र की मां उसे मना नहीं पाती, तब तक वह शायद चली जाती। जहां तक उसकी शादी की बात है, तो उसे इस बात का डर नहीं था कि महिला सहायक किरदार की मां वापस जाकर महिला सहायक किरदार के परिवार को बता देगी। यह बस कुछ लोगों की उम्मीदों को निराश करेगा, जैसे कि सहायक महिला पात्र का परिवार पैकेज भेजेगा या नहीं। क्या उसे अब भी पैकेज की जरूरत है? इसके अलावा उसने अपने दम पर 1000 युआन से अधिक की कमाई की थी।
जब एक दिन वह अधिक लाभदायक वस्तुओं को बेचने के लिए काउंटी शहर में गई, जैसे कि वे क्लिप, जिस तरह से आप 10 युआन में 20 खरीद सकते थे, वो उन्हें 1 युआन या उससे भी अधिक में बेच सकती थी। हालांकि इस तरह से पैसा कमाना धीमा था। वह घड़ियां बेचने पर निर्भर नहीं रह सकती थी, इससे ध्यान आकर्षित होता। शायद वह कल वापस जाएगी, कौन जानता है। कल आपके परिवार ने पिछले कुछ वर्षों में आपको बहुत सी चीजें भेजी हैं। मैंने बहुत सारी सूखी सब्जियां सुखा ली हैं और हमने घर पर मांस भी संरक्षित कर रखा है। समय आने पर मैं उनके लिए कुछ पैक कर दूंगा। संरक्षित मांस। वह निश्चित रूप से उन लोगों को संरक्षित मांस नहीं देना चाहती थी जिन्होंने महिला सहायक चरित्र के खिलाफ योजना बनाई थी, लेकिन वह दयालु होने का दिखावा कर सकती थी और कुछ सूखी सब्जियां पैक कर सकती थी। मैंने कोई भी सब्जी या बांस की टहनियां नहीं सुखा हैं। समय आने पर माँ कुछ ला सकती हैं। यह बिल्कुल कोई समस्या नहीं थी। उनके पास न केवल सूखी सब्जियां और बांस के अंकुर थे, बल्कि उनके पास सूखे मशरूम भी थे। गर्मियों के दौरान उसने बहुत सारे मशरूम सुखाए थे जो चिकन पकाने के लिए इस्तेमाल किए जाने पर विशेष रूप से सुगंधित होते थे। जरूर, मैं और लाऊंगा। आखिरकार वह उसे खाली हाथ नहीं जाने दे सकती थी, वे भी सामान थे। उनकी सराहना हुई या नहीं, यह उसकी चिंता का विषय नहीं था। आखिरकार वे रिश्तेदार थे जो कई वर्षों में केवल एक बार नए साल के दौरान मिलने आते थे। उसने अभी अभी महिला सहायक पात्र की मां को कैप्टन झाओ के पैच लगे कपड़ों पर तिरस्कार के भाव से एक झलक देखी थी।